एक खास मुलाकात। दिल्ली नरेला जिला पूर्व संगठन महामंत्री के रूप में जोशीले युवा पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के साथ कश्मीर के लाल चौक तक तिरंगा फहराने के लिए 1992 में एकता यात्रा में जाने वाले, जिन्होंने इमरजेंसी में जेल काटी, जिनको भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही पूर्व नरेला जिला संगठन महामंत्री वीर सिंह राणा, जो अनेकों बार मंडल अध्यक्ष रहे। जब 1977 में वीर सिंह राणा जी जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पद से जुड़े, जिस समय कोई भी जनता पार्टी से नहीं जुड़ना चाहते थे, अपनों और सपनों का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन जनता पार्टी की नींव रखी, जो कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाने जाने वाली पार्टी भारत की सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी बनी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गांव जींदपुर में अनेकों दंगल करवाए। 1990 में नरेला जिला संगठन महामंत्री बने। दंगल की शोभा बढ़ाने के लिए दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, मांगेराम, पूर्व गवर्नर गुजरात सुंदर सिंह भंडारी, सांसद BL शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सिकंदर बख्श, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद आरिफ बेग, केंद्रीय मंत्री धनंजय कुमार, विजय कुमार मल्होत्रा, मेवाराम आर्य, PK चंदला दंगल की शोभा बढ़ाते रहे। 1992 में भारत एकता यात्रा वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1992 में एक जोशीले युवा नेता भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के रूप में उभर कर सामने आए और भारत का दिल जम्मू कश्मीर के लाल चौक तक पहुंचने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों की चुनौती स्वीकार की। आतंकवादियों ने कहा, माँ का दूध पियाओ तो लाल चौक पर आकर दिखाओ। चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी जी जब लाल चौक के लिए रवाना हुए थे, युवा जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, भोरे सिंह शेखावत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, चौधरी कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जैसे कद्दावर नेताओं के साथ तिरंगा एकता यात्रा में नरेला भाजपा जिला संगठन महामंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर के लाल चौक तक जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश कोहली के नेतृत्व में एक महाजनसभा स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के सामने की, जहां पर वीर सिंह राणा जी ने एकता यात्रा का जोरदार स्वागत किया। वीर सिंह राणा एकमात्र नरेला विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही रहे, जिन्होंने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ लाल चौक कश्मीर पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। वीर सिंह राणा सबसे प्राचीन चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में। शहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के बिहार लोकसभा पूर्व सांसद, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नंदन लाल खुराना जी वीर सिंह राणा जी से काफी करीबी रहे। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं जो वीर सिंह राणा जी की दिल से इज्जत नहीं करता हो। सबके साथ प्यार प्रेम, हंसमुख स्वभाव वाले चरित्र के धनी हैं। जिस तरह से केंद्र में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का विपक्षी नेता होते हुए पूर्ण सम्मान देते थे सभी पार्टियों के नेता, वैसे ही नरेला विधानसभा में कोई भी ऐसा नेता नहीं जो वीर सिंह राणा जी का विरोध करता हो। नित्य गाय माता से प्रेम करना, चारा खिलाना, सहलाना, सेवा करना दिन भर की दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसान परिवार से संबंध रखते हैं वीर सिंह राणा जी। खेती बाड़ी करना व्यवसाय है। एक अन्नदाता के रूप में अन्न उगाकर हर जीव जंतु का पेट भरने का संकल्प के साथ खेत में पैर रखते हैं। आप अनेकों संस्थाओं से जुड़कर समाज कल्याण के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वीर सिंह राणा का कहना, मैं एक किसान हूं और खेत जोतने से पहले खड़ी खरपतवार को हल के माध्यम से काट पीट कर नष्ट कर देता हूं और फसल बड़ी होने तक खेत में खड़ी खरपतवार को उखाड़ फेंकने का मेरा कर्तव्य है। उसी प्रकार मैं दिल्ली की राजनीति में हिस्सा लेता हूं और दिल्ली के अंदर 11 वर्षों से खरपतवार के रूप में केजरीवाल ने दिल्ली की आबोहवा को बर्बाद करने का कार्य किया है। अगर मैं खेत में फसल को खराब करने वाली खरपतवार को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो दिल्ली की राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं जो दिल्ली की आने वाली पीढ़ी को नशे की तरफ लेकर जा रहा हो। पूरी दिल्ली की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, जनता को निर्णय करना मुश्किल हो रहा है। देखे खास मुलाकात में क्या कहा। मैं टैलेंट अफेयर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर है नरला विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और मैं इस समय मौजूद हूँ वीर सिंह राणा जी के पास, साथ में जो नरला विधानसभा क्षेत्र से एक किसान भी हैं, समाज सेवी भी हैं और उसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। और अभी हमें वो खेत के अंदर यहाँ काम करते हुए मिले हैं। जब वो काम कर रहे थे तो उनसे जब हमने जाना तो उनका कहना था कि दिल्ली की राजनीति में भी कुछ खरपतवार है और हमारे खेत के अंदर भी कुछ खरपतवार है, तो हम पहले अपने खेत की खरपतवार को पाड़ रहे हैं ताकि हमारी फसल को नुकसान ना हो, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली के अंदर जो भी खरपतवार है उसको भी उखाड़ के फेंका जाए। वो किसको खरपतवार कह रहे हैं ये भी हम उन्हीं से जानते हैं, क्या कुछ कहना उनका। चलिए अब हम बात करते हैं वीर सिंह राणा जी से। वीर सिंह राणा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। वीर सिंह राणा जी, अभी आप खरपतवार कह रहे थे। हाँ।
जी, किस चीज़ को खरपतवार कह रहे थे आप? भाई जो खेत के अंदर जो हमने फसल लगा रखी है, जी, उस फसल के साथ बहुत सारा खरपतवार ऐसा जाम जाता है जो को वो किसी काम का नहीं है। और वो खरपतवार ऐसा है जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये सारे खरपतवार हैं। और इन खरपतवार हमारे पूरी दिल्ली के अंदर इस ढंग का खरपतवार का काम कर रहे हैं ये लोग। भ्रष्टाचार ही मचा दिया, भ्रष्टाचार से बिल्कुल इतना ज़बरदस्त दिल्ली का माहौल ख़राब कर दिया इन्होंने। अब जो ना नहीं केजरीवाल तो है नहीं, केजरीवाल आतिशी बन गया अब तो मुख्यमंत्री। अतीशी में उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। अच्छा, मतलब वही है। काम तो वही करना है, उसी ने करना है। केजरीवाल ने। वो तो नाम उसका है, रख दिया भाई, चलो वो अतीशी की देख लेगी। अच्छा, तो करना उन्होंने भी कुछ नहीं है। लेकिन आपने खरपतवार को और केजरीवाल को उसमें कैसे बराबर जोड़ भाई दिया? हम तो खेत के प्राणी हैं, हम तो खेत के साथ अपने ज़मीन से जुड़े हुए आदमी। तो ये हमने जो देखा, जो आपको दिखाया मैंने, हाँ, आज ये खरपतवार जो है ना, देखो हमारे इस खेत में इसमें ये हमने धान का फसल बो रखा है। धान के साथ साथ में इस किस्म का भी खरपतवार हो जाता है जो कि हमारे फसल को नुकसान करता है। आपने इस खरपतवार को आपने दिल्ली जो अपनी फसल है उसको दिल्ली की जनता से जोड़ दिया कि आपने जो फसल को हाँ, अपने बच्चों को और जो है क्षेत्र की वोटरों से जोड़ दिया आपने। देखो जी, हमने अपने ये जो खेत में हमारी फसल है, जी, ये भी हमारी आम जनता की तरह, हमारे ये बच्चे की तरह है। अच्छा, इस फसल को जब हम उगाते हैं, इसके अंदर इसकी गुड़ाई करते हैं, नलाई करते हैं, और इसके अंदर हमने जो खाद डालते हैं, तो इसकी परवरिश करते हैं। और परवरिश करने के बाद कोई आकर के इसमें घुस जाए खरपतवार, जैसे केजरीवाल दिल्ली के अंदर आन घुसा, तो उस जैसे प्राणियों को तो हमने मारना पड़ेगा। नहीं मारने के नहीं, न मारने के लिए हमने क्या किया? भाई मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि उखाड़ेंगे उसको, हाँ, दिल्ली से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। हाँ, हाँ। दिल्ली से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे तो हमारा ये फसल बढ़िया होगा, तो आप और हमारा जनता जनार्दन सुखी होगा, बहुत फले अब फूलेगा। ये देखिए किसान है और किसान के साथ साथ नेता समाज सेवी भी है, और इन्होंने राजनीति को कहाँ पे ला के जोड़ दिया। अब ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि फसल के साथ में दिल्ली के जो जनता और वोटर है नर्मदा क्षेत्र की, उससे अपनी फसल को जोड़ दिया गया है। यानी जैसे बच्चे को जो अपने बराबर समझा जाता है और बच्चे के बराबर ही फसल होती है, वही चीज़ जो है यहाँ पर भी इसलिए हो रहा है। चलिए और विचार जानते हैं उनके, और क्या कुछ कहना है और क्षेत्र के अंदर क्या कुछ समस्या है उस चीज़ पर भी बातें करेंगे। चलिए बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। राणा जी, अब अगर देखा जाए कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने अब आतिशी को बैठाया है, क्या कुछ हालात हैं दिल्ली के अंदर? आतिशी को बैठा लो, चाहे संजय सिंह को बैठा लो, चाहे ये मनीष जी को बैठा लो, इससे दिल्ली की जनता जनार्दन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ये सारे का सारा भारतीय आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में इतनी ज़बरदस्त लिप्त है। अब कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार ना हो। चाहे एजुकेशन का ले लीजिए, चाहे आबकारी नीति का ले लीजिए, चाहे जल बोर्ड का ले लीजिए, चाहे पीडब्ल्यूडी का ले लीजिए, चाहे शीश महल का ले लीजिए, ये पूरे के पूरे जनता जनार्दन के सामने नगन हो चुके हैं। और अब जनता जनार्दन इनकी मंशा को, इनकी भावनाओं को, इनके सब कर्मों को भाग चुकी है। क्या हालात हैं दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, बहुत अच्छे हिसाब की बनेगी। क्या कुछ अगर आपकी विधानसभा की बात की जाए तो क्या स्थितियां हैं? देखिए, मैं आपको अपने पूरे नरला विधानसभा के हर एक गांव और गली कूचे से वाकिफ हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग में लेता हूँ नरेला गांव से, नरेला सिटी से। नरेला सिटी में मामूरपुर गांव, पाना पपोसियान, पाना उद्यान, झंडा चौक या मनसा देवी रोड, आप या रामदेव चौक की तरफ आप किधर भी निकल जाइएगा, सारे के सारे रोड टूटे पड़े हैं। कहीं पर भी कोई बढ़िया तरीके से कोई रोड नहीं है, गड्ढे में गड्ढा पड़ा है, रोड में गड्ढा हो गया है। तो ये मैंने बताया नरेला सिटी के इसके अंदर इन 3 गाँव
जो बना हुआ है सब में जल भराव है, पानी का बुरा हाल है, कूड़ा भरा हुआ है, सब जगह भरा हुआ है। इसके साथ साथ आ जाओ, ये नरेला के थाने के बैक साइड में कुछ कॉलोनियाँ हैं और पूरे एरिए के अंदर जो जी डेवलप हुआ है एरिया, कॉलोनी हुई, गौतम कॉलोनी हुई, अपना पंजाबी कॉलोनी हुई, इधर कुरैनी गांव हुआ, कुरैनी गांव, संजय कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी, और ये टोटली के टोटली एरिया में सड़कें टूटी पड़ी है, बहुत बुरा हाल है। आपको एक दिन मैं सर्वे खुद कराऊंगा आपके आगे बांकनेर गांव ले लीजिए। बांकनेर गांव के अंदर एक वाल्मीकि मोहल्ला है, उस वाल्मीकि मोहल्ले के अंदर इतना ज़बरदस्त गंद और इतना ज़बरदस्त जल भराव हो गया था। अब पूरे बांकनेर के अंदर पानी की निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। गांव बांकनेर के साथ स्कूल है, स्कूल के साथ पानी भर जाता है। इधर से ये ले लीजिए स्वतंत्र नगर, स्वतंत्र नगर में गोंडा रोड आता है। उस गोंडा रोड का जो है ना आना जाना जीटी करनाल रोड से और फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद अब गोंडा रोड पे हम चढ़ते हैं तो उस पे इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। अब उसका रोड का लोगों का निकलना आना जाना बहुत बुरा हाल है। और उस गोंडा रोड से हरियाणा के प्रदेश के लोग भी, वहाँ से जो लोग जाते हैं लामपुर बॉर्डर की तरफ, टोटली का टोटली बुरा हाल है। उसमें के आना जाना लोगों का दुष्पार हो रहा है। क्लिनिक पड़े हैं बने हुए, सब ओला क्लिनिक बंद पड़े हैं, जो कम्युनिटी सेंटर हैं वो जर्जर हुए पड़े हैं। और मैं एक और बात आपको जानकारी दूँ, अपने लामपुर गांव की, लामपुर गांव के अंदर हमने कभी साहब सिंह के कार्यकाल में एक कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करवाना शुरू किया था। उसका बहुत बुरा हाल है, उसके अंदर कोई व्यवस्था नहीं, उसके अंदर जो ना लाइट की कोई व्यवस्था है, सब जगह पानी भराव है। और व्यवस्था सरकार ने इन जितने भी ये आम आदमी के निगम पार्षद हैं या अन्य और जो इनकी सरकार में चुने हुए नुमाइंदे हैं, इन लोगों ने अनऑथराइज कॉलोनी कटवा दी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में। और उसके अंदर कोई मूलभूत सुविधा नहीं, सब कच्चे रोड हैं, ना पानी की निकासी है, ना और कोई व्यवस्था है। बहुत बुरा हाल है पूरे इन सब गाँवों का। उसके बाद आप आगे आ जाइए, मैं आपको ले चलता हूँ घोघा की तरफ। घोघा गाँव के अंदर बहुत पहले एक कम्युनिटी सेंटर बनवाया था साहिब सिंह जी के कार्यकाल में ही, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने तो उस गांव को गोद भी लिया था। लेकिन 10 साल के अंदर पीरियड में इतना बुरा हाल उस घोघा गांव का हो गया है। अब उस घोघा गांव के अंदर टोटली जल भराव है, रोड टूटे पड़े हैं, अपना जो कम्युनिटी सेंटर बना था वो जर्जर हुआ पड़ा है। बात कर रहा था घोघा गांव के अंदर बहुत पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ पर एक हॉस्पिटल की नींव रखी थी। आज उस भूमि पर, उस जगह पर ना कोई हॉस्पिटल बना है ना और कुछ है। वहाँ पर पेड़ पौधे उगे, झाड़ियाँ उगी खड़ी हैं, इतनी बुरी दुर्दशा है। घोघा गांव के अंदर एक राष्ट्रीय ध्वज फहरना चाहिए क्योंकि वो बॉर्डर के ऊपर गांव है, वहाँ पर ना कोई राष्ट्रीय ध्वज लगा रखे हैं। क्या इस गांव के अंदर किसी को ये नहीं कि सरकार को ये नहीं लगता क्या यहाँ इसमें भी एक दिल्ली का पहला गांव जो हरियाणा से सटा हुआ है उसके अंदर भी एक राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए? वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, सब खराब है। उससे आगे आप आ जाइए, जब हम वापसी आते हैं तो घोघा गांव के अंदर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जगह पड़ा है, लैंड पड़ी है, और उसके अंदर कीकर और ये कुछ वृक्ष लगे जमे हुए हैं। तो वहाँ से नीलगाय निकलती हैं और अन्य पशु वशु निकलते हैं। तो उनमें से आने जाने वालों के साथ कई बार दुर्घटना हो चुकी है, बहुत भारी दुर्घटना हो चुकी है। और वहाँ पर घोघा डेयरी है, घोघा डेयरी बनाई थी घोघा के लिए, भाई यहाँ गांव के लिए दूध का भी व्यवस्था होगी, ये होगी। उसके डेयरी के अंदर भी कोई सुधार नहीं है, ना कोई व्यवस्था है, सब ऐसा कैसा खाली पड़ा है। जब हम आगे घोघा से निकलते हैं तो आगे आ गया सन्नोट गाँव। जैसे ही हम गांव घोघा के अंदर प्रवेश करेंगे, सन्नोट के अंदर प्रवेश करेंगे, तो सन्नोट गांव के अंदर गड्ढों से शुरुआत में जहां हम प्रवेश करेंगे तो वहां से गड्ढों से ही स्वागत होता है किसी भी नागरिक का, आने जाने वालों का। क्योंकि उधर भी जाने के लिए जीटी करनाल रोड की तरफ भी एक रोड जाता है, मेट्रो बिहार की तरफ से वो रोड जाता है, टूटा पड़ा है, अंधेर नगरी है कति, टोटली का टोटली लाइट नहीं है। और रोड तो और पानी की तो इतनी जल भराव हो जाता है कि लोगों का आना जाना बड़ा भारी काम होता है। बहुत बड़ा तालाब है, तालाब बना दिया लेकिन उसका कोई रख रखाव नहीं है।
किसी किस्म की भी कोई रख रखाव नहीं। और वहाँ पर गांव का गंदा पानी जाता है और शुद्ध पानी उसमें तो के अंदर वो तालाब सूखा पड़ा है, अगर उसका रख रखाव ठीक ठाक कर लिया जाए तो लोगों का घूमने फिरने का वो स्थल बन सकता है, बहुत बढ़िया स्थल बन सकता है। और वहाँ पर भी एक कम्युनिटी सेंटर बनाया गया था, उस कम्युनिटी सेंटर का भी बहुत बुरा हाल है। जब ये हमारी 93 में सरकार बनी थी तब ये कम्युनिटी सेंटर हमारी बीजेपी की सरकार ने, माननीय खुराना जी और माननीय साहिब सिंह जी की रहनुमाई में, ये हर गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बने गए। लेकिन इनकी जो है उस टाइम के बाद से आज तक कोई रख रखाव नहीं है, सब जर्जर होकर के वो टूट गए हैं। आगे आज ये सन्नोस गांव से निकलने के बाद एक हमारी पुनर्वास कॉलोनी है, जिसे हम मेट्रो बिहार के नाम से जानते हैं। उन बेचारों का क्या कसूर है, उनके भी आसपास में इतना पानी भर जाता है, अब वहाँ पर नाव तक चलानी पड़ जाए तो नाव भी चला दें तो नाव भी चल पड़ेंगी। और इतनी गंदगी मैंने शायद कहीं और नहीं देखी जो उस पुनर्वास बस्ती के अंदर। बहुत बुरी व्यवस्था और दूर की हालत है। वहाँ के जो स्कूल बने हुए, स्कूल भी डैमेज हुए पड़े हैं, उनके अंदर कोई रख रखाव नहीं है। और कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ भी वही हाल है। तो जहाँ भी जाएंगे वही बहुत बुरा हाल है। आगे आता है हमारा होलम्बी कला गाँव। होलम्बी कला गांव में भी ऐसी व्यवस्था है, ना आने का जाने का, जहाँ से निकलते आते जाते हैं तो वहाँ भी इतना बुरा हाल है, रोड टूटे पड़े, कोई रोड ठीक ठाक नहीं। आगे आते हैं होलम्बी खुर्द में। हम होलम्बी खुर्द की भी दुर्दशा है, जबकि वहाँ से एक UR2 अभी बहुत पहले अपने नितिन गडकरी साहब ने उसी गांव से होता हुआ UR2 निकलेगा। वो बहुत सुंदर और बढ़िया नितिन गडकरी की रहनुमाई में वो UR2 बनने लगे हैं। वो सीधा GT करनाल रोड से और सीधा द्वारका निकलेगा जाकर के। उसको सुंदरता के साथ गडकरी साहब ने बनाया है, बहुत अच्छी तरह से बन रहा है। वो डेवलप अभी हो जाएगा, उसका कुछ टाइम लगेगा, उसमें उसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी वो उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता है। ये हमारी केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, उस योजनाओं पर दिल्ली सरकार कोई ध्यान नहीं देती, ना उनको इम्प्लीमेंट करती। और उसी में सब जगह हमारा दिल्ली देहात के गाँव का बहुत ही बुरी दुर्दशा, बहुत बुरी दुर्दशा। आगे हम बढ़ते हैं अपना नया बांस गांव की। नए गांव में भी यही स्थिति है, उसके साथ भी एक पुनर्वास बस्ती मेट्रो बिहार के जैसी लगती है, उसका भी बहुत बुरा हाल है। अब आगे हम बढ़ेंगे खेड़ा खुर्द गाँव के अंदर। खेड़ा खुर्द गाँव के अंदर एक बहुत बड़ा चौक है, उस चौक की बहुत बुरी हालत है, आने जाने की व्यवस्था नहीं है, रोड स्कूल के साथ में बना हुआ है। इतना बुरा हाल है हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, अब उसका कोई सुधार नहीं है। कभी एक बार कभी बना होगा वो मेन रास्ता, आज तक उस पर कोई भी रख रखाव नहीं हुआ है। जब हमारी दिल्ली सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी 93 में बनी थी, तब जो कार्य हुए थे तभी हुए थे, उसके बाद कोई किसी गाँव में कोई काम नहीं हुआ। अब खेड़ा करा गाँव में, खेड़ा करा गाँव का तो हमारा अपना खुद का निकास जो है ना, हमारे पूर्वजों का निकास, क्योंकि खेड़ा कला से हमारे 8 गांव निकले थे और 8 गांव का अलग अलग गांव में बसा दिए थे हमारे बुजुर्गों ने। तो उस गांव की मैं दुर्दशा देखता हूं तो हमें ये होता है कि हमारे पुराने गांव के अंदर कितना बुरा हाल है खेड़ा कला का। स्कूल के सामने पानी भर जाता है। वहीं पर विधायक जी हैं जसवंत राणा जी कांग्रेस पार्टी के, उसका भी घर उन्हीं के साथ में पड़ता है। बहुत बुरा हाल खेड़ा खुर्द का है। कम्युनिटी सेंटर खेड़ा कला गांव के अंदर ही एक कम्युनिटी सेंटर भी है और खुला नाला है, और वो खुला नाले में कोई छोटा बच्चा गिर जाए तो वो बचने के उसके कोई हालात नहीं है। ऐसी स्थिति अपने खेड़ा कला गाँव की। आगे हम बढ़ते हैं, हम एक गांव हमारा कंकर खेड़ा के नाम से उसको बोलते हैं। कंकर खेड़े के वहाँ पर एक 27 सेक्टर बनाया है। उन 27 सेक्टर को हमारे इस विधानसभा में जोड़ा हुआ है। अगर उसको यहाँ के बजाय परली तरफ जोड़ दिया जाता तो वो बड़ी सुविधा होती, लेकिन वो हमारे अपने निर्ला विधानसभा में आता है और उसकी भी हालत जो है ना, वो भी पुनर्वास बस्ती है, उसका भी बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर भी आना जाना निकलना पड़ना बड़ा भारी काम है। तो ये अब आता है हमारा बूढ़पुर गाँव। बूढ़पुर गाँव की भी यही स्थिति है। बूढ़पुर गाँव के अंदर भी कहीं आना ना निकास वकास पानी का कोई व्यवस्था कोई ठीक नहीं है। साथ में गांव की बस्ती बसी हुई है जो पुरानी बस्ती है,
जिसमें 74 के तहत कुछ लोगों को अलॉटमेंट किए थे प्लॉट प्रधान के टाइम पे, वहाँ वो बस्ती है। तो उसके अंदर भी जो ना यही हाल है। पूरा आगे आते हैं हम अलीपुर कॉलेज को। अलीपुर कॉलेज के अंदर एक हमारा बहुत बढ़िया स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है। मैं उस कॉलेज का स्टूडेंट भी रहा हूँ, उस कॉलेज के अंदर मैं पढ़ा हूँ, और उस कॉलेज के अंदर हमने स्वामी श्रद्धानंद जी की स्टैचू लगाने के लिए बड़ा प्रयास किया, और हमने आखिर में अपना स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का स्वामी श्रद्धानंद जी का स्टैचू लगवाया, और उस स्टैचू में हमने माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को बुला के लगाया। और मैं आपको ये बताऊंगा माननीय जी, अब जब हमने इसको लगाया तो उस टाइम पे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार HKL भगत होते थे, और इस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन मुख्तार सिंह जी हुआ करते थे। इन्होंने और कॉलेज के पूरी मैनेजमेंट ने हमारा इसका बहिष्कार किया कि यहाँ पर हम स्टैचू नहीं लगने देंगे, लेकिन हमने रात के 12 बजे उस स्टैचू को लगाया। उस स्टैचू को लगाया गए, और हमने सुबह माननीय लाल कृष्ण आडवाणी को बुला करके 1986 में उसका अनावरण कराया। और फिर हम आगे आते हैं गांव के अंदर, अलीपुर गांव के अंदर। अलीपुर गांव की नाले की बहुत बुरी हाल है। अलीपुर गांव की तो ऐसी दुर्दशा है कि चाहे फ्लड कंट्रोल के इंजीनियर हों, चाहे नगर निगम के इंजीनियर रहे हों, इन लोगों को इतना ही नहीं पता कि पानी की निकासी का ढलान किस साइड में होगा। तो वो पानी का ढलान घूम फिर के अलीपुर गांव के अंदर ही घूमता रहता है। उसका निकास की व्यवस्था ही इन्होंने ठीक ढंग से नाले के हिसाब से कहीं नहीं कर रखी, ना उसका पानी गांव का किसी नाले में निकलने का कोई व्यवस्था है। बहुत बुरा हाल है अलीपुर गांव का। पुराना गांव तो खेड़ा कलां था, लेकिन हमारा पूर्वजों ने आकर के अपने जिंदपुर गांव को बसाया, और यहाँ पर हमारे पूरे गांव के लोग ही यहाँ के बसे। तो यहाँ पर भी 1.5 साल हो गया पूरा मेरे गांव। पूरे गांव का रोड टूटा पड़ा था, सब कुछ वो था, नाले की व्यवस्था नहीं थी, पानी जल भराव था। और माननीय जी मैं आपको बताऊं, चुनावी दौर था जब माननीय अपने योगेंद्र चंदोलिया जी का, तो हमने अथक प्रयास किया कि अपने गांव के अंदर किसी तरह से चंदोलिया जी को भी दौरा कराएंगे। जिंदपुर गांव के अंदर जैसे खड्डे खोद दिए, नाली तोड़ दिया, पानी का भरा हो गया, कोई भी आने जाने की वाहन की क्या आम आदमी भी नहीं निकल पाता था। और इसके अंदर ये था चुनावी दौर में, अब हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो बने माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी को, अब ये किसी तरह से ये कहीं प्रचार तंत्र को अपने प्रचार के माध्यम से कहीं गाँव में ना घूमे। सरकार की ये सोच थी केजरी जी की, अब कहीं पर भी ये पार्लियामेंट मेंबर जो दिल्ली के चुनाव प्रचार करने जाएं, तो ये अच्छी तरह से अपने पूरे प्रचार तंत्र को नहीं कर पाए। इस वजह से हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर सब जगह रोड खुदवा दिए, तोड़ कर दिया, फोड़ कर दिया, सब बुरा हाल इन लोगों ने किया। उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता इतनी समझदार, और कहूँगा मैं, अब उन्होंने भारी बहुमत से हमारी 7 सीट पार्लियामेंट की दिल्ली की हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में दी, और कांग्रेस और दोनों ये आम मिलने के बावजूद भी भारी बहुमत से हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी यहाँ से जीते, और अन्य हमारे 6 मेंबर पार्लियामेंट भी भारी बहुमत से जीते। जिंदपुर से निकलने के बाद आता है कुशक गाँव। कुशक गाँव की भी यही स्थिति है, बहुत बुरा हाल है। आगे हिरंकी गाँव आ गया, हिरंकी का एक नाला बन रहा है। मैं आपको बता दूँ, पल्ला गांव की तरफ से एक नाले का निकास हो रहा है, वो हमने योगेंद्र चंदोलिया जी को और आपको भी एक बार दिखाया था जब चंदोलिया जी आए थे। तो हिरंकी गांव, मोहनपुर गांव, रमजानपुर गांव, आगे बख्तारपुर गांव, इन सभी गांव का पानी का निकास कहीं पर नहीं है। जहाँ से भी जाएंगे वो गांव के अंदर ही घूम फिर के गाँव के अंदर में जाएगा, या कहीं गाँव के लोगों के खेतों में भर जाता है। फ्लड कंट्रोल वालों ने या पीडे रोड बनाए, उन रोड तो वो तो बना दिए नाले, लेकिन उनकी पानी का निकास सही ढंग से ना हो करके उल्टा पानी जो ना गाँव की तरफ ही घुस जाता है। जब ये बरसात हुआ, अब की बार तो भारी बारिश थी, गांव के पूरे गांव के अंदर पानी इतनी बुरी तरह से भर जाता था, अब इनका कहीं भी किसी तरह से भी विकास नहीं। PWD ने और अपने फ्लड कंट्रोल वालों ने नाले तो बनाने की व्यवस्था कर दी, लेकिन उन्होंने सही ढंग से कोई पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की। इस वजह से कहीं से भी पानी का निकास जो ना
ये पानी का निकास तो है ही नहीं, जगह जगह नाले टूटे पड़े हैं और उन टूटे हुए नालों में भी हमारे कई बार तो बच्चे डूब गए। एक बार तो मोहम्मदपुर रमजानपुर गांव में बिजली का शॉट लग करके एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। इस तरीके से इन सभी गांवों की हमारी जो है ना, आगे झंगोला गांव है, तिगीपुर गांव है, पल्ला गांव है, सुंगरपुर गांव है, इन सभी गांव की यह हालत है। आगे हम आते हैं ताजपुर गांव की तरफ। ताजपुर गांव की भी यही व्यवस्था है, कोई ठीक नाला या समझता कोई नहीं थी, सब पे नाला चल रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर मैं बताता हूँ जनाब आली, अगर यही वो रही और इनकी सरकार की सोच ही जो ना पैसे कमाने की और अपना भ्रष्टाचार करने की इसी सोच में लगे हुए हैं। और दूसरा इनको ताजपुर गांव से हम आगे बकोली गांव आता है, हमीदपुर गांव आता है। हमीदपुर गांव की बहुत बुरी हालत है। आगे विधायक का जो गांव है बकोली गांव, जो विधायक जी का है शरद चौहान जी का, उस गांव के अंदर भी कोई निकासी नहीं है, ना कोई रोड है, सब टूटा पड़ा है। आकर के आप देख सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं। आगे सिंघू गांव के अंदर अभी हमारे माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी ने चुनावी दौर में हमने माननीय चंदोलिया जी को दिखाया। अब देखो जी ये कम्युनिटी सेंटर की क्या हाल है, इधर जो ना टर्मिनेशन उसकी क्या हालत है, शमशान भूमि की, नालों की क्या व्यवस्था है। और मैंने तो यहाँ तक कहा है योगेंद्र चंदोलिया जी को, अब चंदोलिया जी ये गांव पहला गांव है जो कि हरियाणा से स्टा हुआ है, इसको आप गोद लो। और माननीय योगेंद्र जी ने कहा कि मैं गोद के गांव को क्या लूँगा, गांव वाले ही मुझे गोद ले लें। और ये चीज़ें आज मैं प्रैक्टिकल रूप में कह रहा हूँ, माननीय योगेंद्र जी की रहनुमाई में योगेंद्र जी चंदोलिया जी ने हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उपराज्यपाल महोदय को और पूरी डीडीए की टीम को, पूरे और अधिकारियों को, सबको बुला करके सिंघू गांव के अंदर वो विकास कार्य शुरू करा दिए जो आज तक कभी किसी मेंबर पार्लियामेंट ने नहीं कराए थे। गांव में माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी ने सिंघोले गांव की चकबंदी का मसला अड़झा पड़ा है, उस मामले में भी माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी ने काफ़ी इंटरेस्ट ले रखे हैं और उन गाँव की जो चकबंदी है उसके भी चकबंदी के समाधान के लिए एलजी से इनसे सबसे पत्र व्यवहार किया है और वो भी कार्य भगवान की कृपा से सब गांव के लोगों को ठीक हो जाएगा। सिंघोले के बाद टीकरी गला होता है, टीकरी खुर्द के अंदर भी बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर एक पुनर्वास बस्ती है, टार्जेंट कॉलोनी है, गंगाराम कॉलोनी है, उनका भी बहुत बुरा हाल है। आगे आज ही हमारे ऐसे ही पुनर्वास बस्ती है न्यायालय के अंदर, सेक्टर 11 है, सेक्टर 5 है, सेक्टर 6 है, उन सब का बहुत बुरा हाल है। और आने वाले टाइम के अंदर हम ये कहेंगे अपनी जनता जनार्दन को, अब जब तक हम इन लोगों को दिल्ली से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, अपने हम सब ग्रामीण के लोग, ग्रामीण भाइयों का, ग्रामीण जनता का कोई भला नहीं हो पाएगा। और आने वाले समय के लिए हमने बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। ऊपर भी सरकार हमारी, नीचे भी सरकार, डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। नर्मदा विधानसभा का विकास कार्य होगा और आगे जो ना बहुत सुंदरता के साथ हम यहाँ पर कार्य करेंगे। जबकि जैसे कि हमारे उपराज्यपाल महोदय जी ने निर्मला सब्सिडी को बहुत अच्छी तरीके से कई कॉलेजों का निर्माण कराने के लिए और अच्छे वो एक एनआईटी बनवाने के लिए, एनआईटी में भी उसी दिन जहाँ सिंघू गांव में आए थे उसी दिन आकर के माननीय राज्यपाल महोदय जी ने ये कहा था अब सभी गांव के जो म्यूटेशन रुके हुए सबके मैं म्यूटेशन के लिए ऑर्डर जारी कराऊंगा। और वो आज माननीय उपराज्यपाल महोदय की रहनुमाई में सभी गांव के लोगों का म्यूटेशन खुल गया। सब लोग अपने बड़े हंसी खुशी और आनंद के साथ अपने म्यूटेशन करने के कार्य में जुट गए हैं। मैं तो हाथ जोड़ के आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, जनता जनार्दन से, पूरी दिल्ली की जनता जनार्दन से आग्रह कर रहा हूं, अब की बार इस आम आदमी पार्टी की सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंक दो, इनको बुरी तरह से मात दे दो और इनको इस तरह से निचोड़ कर फेंक दो जिस प्रकार से नींबू को निचोड़ करके फेंक देते हैं, इस प्रकार से अब की बार इनको ये झटका दे दो और दिल्ली का विकास करने के लिए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, जिससे कि दिल्ली के अंदर हमारा सब लोगों का, सब ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों, उन सब का हमारा उद्धार हो। जय भारत,
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। आपने जो आकर के हमारे को यहाँ हमारी कुछ बात सुनी और मेरे जन क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र की ये बातें, सारी दुख भरी बातें आज मेरे से शेयर की।